खौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो। बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे दमदार शो, बात तो चुभेगी। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब मन की भावनाओं को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं मिलते। आज का दिन कुछ ऐसा ही है, जब दिल के दर्द को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है। मेरी जो भावनाएं हैं वही आपकी भी होंगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से आज पूरा देश शोक में डूबा है। आम फौजी से लेकर देश के सीडीएस के पद तक पहुंचने वाले जनरल बिपिन रावत के साहस की वो मिसाल थे। तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने नई लीग तैयार की, जिस पर शक्तिशाली भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने भारत की युद्ध नीति की नई दिशा दी, जिसके दम पर सशस्त्र सेनाओं ने कई बड़ी कामयाबियां हासिल की और हर छोर पर देश की सरहद की सुरक्षा मजबूत हुई। लेकिन नियति का भला किसका बच रहा है? जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 सैन्य अधिकारियों और कर्मियों का भी हादसे में निधन हो गया। एबीपी गंगा परिवार इन्हें नमन करता है। दोपहर में अचानक जब तमिलनाडु से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई, तब तक किसी को अनुमान नहीं था कि यह खबर सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ी है। कुछ ही देर बाद जब इसकी जानकारी सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। धीरे धीरे मौके से जानकारियां सामने आने लगी। शाम तक इस बात की पुष्टि हुई कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। यह इस सदी के सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाओं में से एक है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। देश ने खो दिया अपना सबसे बड़ा योद्धा। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन। देवभूमि ने खो दिया अपना अनमोल रतन। सदमे में डूबा है पूरा हिंदुस्तान। आज हर घर में मातम है, आज हर आंख नम है, हर दिल में गम है। जिस जनरल के नाम से चीन थर्राता था, जिस जनरल के नाम से पाकिस्तान घबराता था, जिसकी आहट से आतंकी सरगना दहल उठते थे,
भयंकर हादसे ने हमसे छीना देश का शूरवीर। जांबाज जनरल को नमन। जनरल बिपिन रावत सबसे सुरक्षित माने जाने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कार्गो ऑपरेशंस में होता है। युद्ध काल में भी इसकी बड़ी भूमिका है। लेकिन इस अति सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में जनरल रावत हादसे का किस वजह से वो शिकार हुए, अब इसकी जांच होगी। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे से जुड़े हर पहलू की तफ्तीश होगी। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। जनरल बिपिन रावत का ये मुस्कुराता चेहरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जनरल बिपिन रावत अपनों के लिए जितने ही सौम्य और सहज थे, दुश्मनों के लिए उतने ही आक्रामक। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। चीन को हर मोर्चे पर धूल चटाने वाले जनरल बिपिन रावत की रणनीति के आगे विस्तारवादी ड्रैगन को घुटने टेकने पड़े थे। भारत ने गलवान घाटी में चीन के दुस्साहस का ऐसा जवाब दिया था कि ड्रैगन बुरी तरह तिलमिला उठा था। हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं को CDS रावत ने जोश से भर दिया था, साहस के शिखर तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि पाकिस्तान की आतंकी चालें धीरे धीरे पस्त होती गईं। हर मोर्चे पर देश के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करते हुए आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। जिस तरह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने जनरल बिपिन रावत को हमसे छीन लिया, उसकी किसी को सपने में भी आशंका नहीं रही होगी। सुबह विशेष विमान से जनरल रावत पत्नी और स्टाफ के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन आर्मी कैंप के लिए रवाना हुए थे। कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद वे आगे हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए फिर रवाना हुए थे। लेकिन इस आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर दूर ही हवा में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना ने शाम 6:03 पर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन की पुष्टि की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस डैम्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। इस दुखद हादसे में CDS रावत के निधन पर PM मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जनरल रावत ने देश की पूरी निष्ठा से सेवा की। मेरी संवेदना पीड़ित परिजनों के साथ है। PM मोदी ने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत एक असाधारण सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण में महान योगदान दिया। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी भुला नहीं पाएगा। अपने साहस से देश की सेनाओं में जोश भरने वाले जनरल बिपिन रावत भले अब हमारे बीच नहीं हों, लेकिन उनकी शख्सियत हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। आने वाली पीढ़ियों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ कर्नल VN थापर साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब आपका स्वागत है। कैप्टन साहब आपका भी स्वागत है ABP गंगा में। इससे पहले कि हम अपने दोनों खास मेहमानों के पास जाएं, मैं आपको कुछ अहम बातें आपको बता दूं। जैसे ही बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई, देश में हड़कंप मच गया। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि यह हादसा कहां हुआ, यह जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, तमिलनाडु में दोपहर करीब 12:40 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। MI-17V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे CDS रावत। कोयम्बटूर और सुल्लूर के बीच यह हादसा हुआ। नीलगिरी की पहाड़ी पर यह हादसा हुआ और CDS समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। CDS बिपिन रावत की पत्नी भी हेलीकॉप्टर में थी।
बिपिन रावत को वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे उनके निधन की पुष्टि वायुसेना ने की। एयरफोर्स ने इस हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए। देखिए, बिपिन रावत एक योद्धा की तरह थे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें हम सबसे दूर कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो कहां कहां गए वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीडीएस बिपिन रावत सुबह 8:47 पर दिल्ली से रवाना हुए। जनरल रावत एम्ब्रेयर विमान से दिल्ली से रवाना हुए थे। दोपहर 11:34 पर सीडीएस बिपिन रावत सुल्लूर पहुंचे। दोपहर 11:48 पर MI-17V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन रवाना हुए। दोपहर 12:22 पर MI-17V5 का ATC से संपर्क टूटा। सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन से 94 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। वेलिंगटन आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। तमिलनाडु में जब हादसे की खबर पहुंची, खबर दिल्ली पहुंची, तो राजधानी में हलचल तेज हो गई। संसद भवन से लेकर बिपिन रावत के आवास तक हलचल तेज थी। क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु में हादसा और दिल्ली में हलचल। देखिए, दोपहर 2 बजे हादसे पर इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाई गई। दोपहर 2:05 पर रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को इस पूरे हादसे की विस्तृत जानकारी दी। दोपहर 2:15 पर रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले। दोपहर 2:20 पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंचे। दोपहर 2:40 पर राजनाथ ने एयरफोर्स चीफ को कुन्नूर पहुंचने को कहा। दोपहर 3:20 पर एयरफोर्स चीफ VR चौधरी कुन्नूर के लिए रवाना हुए। दोपहर 3:30 पर गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन भी पहुंचे। दोपहर 3:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के साथ दिल्ली आवास उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे। दोपहर 3:50 पर सीडीएस बिपिन रावत के परिजनों से मिलकर राजनाथ सिंह निकले और शाम 4 बजे राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे। शाम 4:40 पर आर्मी चीफ MM नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचे। शाम 5 बजे उत्तराखंड के कई बड़े नेता बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचे और शाम 5 बजे तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा और राजलक्ष्मी शाह जो कि सांसद हैं टिहरी से, वो भी उनके आवास पर पहुंची। शाम 6:30 बजे लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक भी हुई, जो कि काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। जिस हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया, उसका शिकार कौन कौन हुआ इससे पहले वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हेलीकॉप्टर में कौन कौन था। जनरल बिपिन रावत CDS, मधुलिका रावत अध्यक्ष DDWA बिपिन रावत की पत्नी, ब्रिगेडियर LS लीडर DA CDS, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह SO CDS, नायक गुरसेवक सिंह PSO, नायक जितेंद्र कुमार PSO, लांस नायक विवेक कुमार PSO, लांस नायक साई तेजा PSO, हवलदार सतपाल PSO, पृथ्वी सिंह चौहान विंग कमांडर जो कि पायलट में है, और कुलदीप स्क्वाड्रन लीडर पायलट। इसके अलावा 3 क्रू मेंबर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल। जिस MI-17V5 में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो बहुत ही भरोसेमंद है, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ा जख्म दे दिया। MI-17V5 कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जरा उसको भी समझिए। कैसा होता है MI-17V5, इसको जानिए। रूस में बना हुआ हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट और कार्गो में अहम रोल निभाता है। रॉकेट, तोप और छोटे हथियार भी ले जाने की क्षमता इसमें है। सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर में शुमार है। खराब मौसम में भी उड़ान की क्षमता रखता है। किसी भी भौगोलिक हालात में उड़ने में सक्षम है। ज्यादा ऊंचाई में भी उड़ने में सक्षम है ये हेलीकॉप्टर, और रात में भी उड़ने की क्षमता रखता है। मिसाइल और हथियारों का वार भी झेलने में सक्षम है। आप सोचिए कितना भरोसेमंद और कितना सुरक्षित यह हेलीकॉप्टर। लेकिन इसी हेलीकॉप्टर से हादसे का शिकार हुए CDS और उनके साथ बाकी लोग। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। कर्नल VN थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल VN थापर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया BP गंगा पर क्या कहेंगे आप? आज जो हादसा हुआ पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस हादसे ने, क्या कहना है सर आपका?
क्या कहें, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है जो देश के लिए बहुत नुकसान वाला हादसा है। और समझ नहीं आता कि इस दुख की घड़ी में क्या करें, क्योंकि देश के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे लोग भी जनरल रावत को अच्छी तरह से, प्यार से और इज्जत से देखते थे। तो उनका रिप्लेसमेंट अब जो है मुश्किल है। ये हादसा बहुत गहरी चोट है हमारे देश के लिए जी। और कारण क्या थे इसके, वो पूरे गहराई तक जाके देखने पड़ेंगे। कर्नल साहब, किस तरह से याद करेंगे सीडीएस बिपिन रावत को, उनके योगदान को, भारतीय सेना के लिए, इस देश के लिए उनके योगदान को किस तरह से याद रखा जाएगा? क्या कहना आपका इसमें? देखिए, हर एक अफसर के, हर एक अधिकारी के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका प्रोफेशनल पहलू और दूसरा उसका पर्सनल पहलू। जहाँ तक प्रोफेशनल पहलू की ताल्लुक है, मेरे ख्याल से जनरल रावत जितना प्रोफेशनल यानी जितना काबिल अफसर कोई भी नहीं है आज इस देश में। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में सोर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद कोई भी ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं है, ज़रूरी अपॉइंटमेंट नहीं है जो उन्होंने नहीं की। और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे इंडियन आर्मी के, उनमें इस वक्त पूरी तरह से जुड़े हुए थे। जैसे कि इंटीग्रेशन, जोड़ना, तीनों हमारी जो सेना की पंक्तियां हैं, वायुसेना और नौसेना और भारतीय सेना, इनको जोड़ना आपस में, एक थिएटर कमांड बनाना। यानी कि उससे अगर अलग अलग थिएटर कमांड बनाने से जो हमारा मैन पावर है उसमें बहुत सेविंग होती है, कमांड एंड कंट्रोल में बहुत सहूलियत होती है। और ये एक बड़ा कदम था। और इसमें क्या है कि जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, इंटीग्रेटेड कमांड्स बननी थी, इंटीग्रेटेड थिएटर्स बनने थे। और अब वो उसका जो नक्शा था, उसका जो सारे स्टेप्स थे, वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थे। तो प्रोफेशनली जो अभी हमारा जो बैटलफील्ड है, युद्ध भूमि जो है, वो अब पूरे तरह से बदली हो गई है। वो पुराना सब जो हमारे तौर तरीके थे, वो अब नहीं, आज के बैटलफील्ड में वो नहीं चलते। क्योंकि एक तो इतने नए उपकरण आ गए हैं, नए जैसे कि स्पेस वॉरफेयर, वैसे ही साइबर वॉरफेयर, वैसे ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कमांडर जो है वो अपने नीचे सब जो भी उसको चाहिए वो सब उसके नीचे होना चाहिए। और बिल्कुल, और जनरल बिपिन रावत ये करने में उन्होंने बड़ा अहम रोल निभाया, आपका ये कहना है। कर्नल वीएन थापर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं, जो कि फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट है। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपसे सवाल यह है कि MI-17 इतना भरोसेमंद, क्या इससे पहले भी इस तरह का क्रैश या कुछ इस तरह की कोई घटना आपके जहन में हो? आपको क्या लगता है, अगर हम इस MI-17 की अगर बात करें खास तौर पर? सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत जी और जो सभी शहीद हुए हमारे ब्रिगेडियर, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, PSOs और क्रू मैन जो थे, उनके परिवारों को मेरी संवेदना। हमने एक बहुत ही सफल और कुशल सैनिक, मिलिट्री ऑफिसर, हाईली डेकोरेटेड, और एक बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने देश की सेना का जो उन्होंने आत्मनिर्भरता, इंटीग्रेशन और मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, वो एक बहुत ही बड़ा काम था और शुरुआत थी और बहुत दूर तक जाना था। शायद देश ने एक बहुत ही बड़ा सैनिक खोया है। दुर्घटना के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इंडियन नेवी से बिलोंग करता हूं और हेलीकॉप्टर पायलट हूं। फ्लाइट सेफ्टी की मेरी अच्छी एक्सपीरियंस रही है नौसेना हेडक्वार्टर्स के साथ और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के साथ भी।
ये दुर्घटनाएं अलग अलग कारणों से हो सकती हैं। मी-17 ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ मी-17 है। रशिया से खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर विश्व का एक बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर, और इसके हर एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट रेट्स होती हैं। इस एयरक्राफ्ट की एक्सीडेंट रेट्स बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को वीवीआईपी रोल में यूज किया जाता है। वैसे ही जैसे कि नेवी में सीकिंग 42 चार्ली, जिसका मैं पायलट भी था, और जैसे पायलट्स की भी जो ट्रेनिंग होती है और उनकी जो कुशलता की जानकारी, एयरक्राफ्ट प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी चेक्स, स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट और साथ में हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें जब वीआईपी फ्लाइंग होती है तो उसके 2 दिन पहले से शुरुआत होती है और पूरी तरह से सतर्कता बरती जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसमें एयरक्राफ्ट के ऊपर हम अभी डायरेक्ट कोई बात कह सकें। हालांकि मैकेनिकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर या कोई मेंटेनेंस में कोई इश्यूज आते हैं तो इन सब के लिए एक मिलिट्री डायनेमिक्स है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, तीनों की अपनी फ्लाइट सेफ्टी बहुत ही सशक्त प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एयर मार्शल एक लीड करते हैं, जो यहाँ पीएसओ हैं जो इंडियन एयरफोर्स के, और उनकी पूरी टीम है। और सिमिलरली नेवल हेडक्वार्टर्स और आर्मी हेडक्वार्टर की अपनी टीम है। ऑन स्पॉट जाना, कॉर्डन करना, एयरक्राफ्ट की चीज़ों को, विटनेसेस को और मटेरियल एविडेंसेस को इकट्ठा करके एक फेयर इंक्वायरी इस बात को सामने लाएगी कि आखिर हुआ क्या। इतना भरोसेमंद एयरक्राफ्ट, इतने कुशल पायलट्स और इतना प्रोफेशनल सेटअप, इस बीच में कम एक्सीडेंट वाला मी-17 आखिर कैसे एक्सीडेंट के तहत इस हादसे का शिकार हुआ, ये बात हमें समझनी होगी। एयर चीफ का खुद जाना और मौके पे खुद ही अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जो इंक्वायरी होगी फेयरली वो इस बात को निकाल के लाएगी कि क्या ये टेक्निकल फेलियर था, क्या वेदर की प्रॉब्लम हुई, कुछ पायलट्स की डिसओरिएंटेशन हुई या कोई मेंटेनेंस इशू हुई। एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्ट हम वीवीआईपी रोल में फ्लाइंग नहीं करते जो इसके लिए शायद सुटेबल न हो। इसलिए शायद हमें इसकी इंक्वायरी का इंतजार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अविनाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में जो सीडीएस बिपिन रावत का आवास है वहां से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास अविनाश आता हूं, लेकिन उससे पहले पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर तमिलनाडु के जंगलों में अचानक MI-17 हेलीकॉप्टर किस वजह से हादसे का शिकार हुआ। आखिर कैसे एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। रक्षा विशेषज्ञ इस हादसे की वजह को लेकर 3 तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल इस बारे में बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, 10 साल से मैंने ऐसे इलाकों में उड़ान की है, और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था। एकदम से बहुत मौसम ख़राब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नज़र नहीं आता, बीकन के बावजूद भी, एंटी कोलिजन बीकन, ना पहाड़ी नज़र आती है ना पेड़ नज़र आते हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो, 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। बिपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ़ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अविनाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े। अविनाश, अभी आप दिल्ली में मौजूद हैं, सीडीएस बिपिन रावत के आवास के बाहर से। वहां इस वक्त किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है अविनाश?
तो देखिए रोहित, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की। यहाँ पे अगर बात करें तो सेना पुलिस ने अपने इस घर को चारों तरफ से बैरिकेड कर लिया है और तमाम सारे सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पिछले 4 घंटों से घर के अंदर ही मौजूद हैं और परिवार के तमाम सारे सदस्यों के साथ मौजूद हैं। अभी वो जनरल बिपिन रावत के घर से नहीं निकले। तकरीबन 5 बजे के करीब थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यहाँ पे आए थे और तब से यहीं पर लगातार वो हैं, अभी भी घर के अंदर मौजूद हैं, वो घर से निकले नहीं है। यानी कि थल सेना प्रमुख लगातार परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद है। जो भी वहाँ पे घटना हो रही है उसके बारे में परिवार को भी ब्रीफ कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये अत्यंत दुखद घटना हुई है, क्योंकि इसमें जो आर्मी है जिसने तमाम सारे वहाँ पे शवों को बरामद किया है, पार्थिव शरीर को बरामद किया है, उसके बाद वो पार्थिव शरीर इतना जल चुका है कि वहाँ पे पहचान नहीं हो पा रही है कि किसका शव कौन सा है। तो लिहाजा अब DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। ऐसे में परिवार के साथ सैंपल को मैच कराया जाएगा और उसके बाद फिर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। पार्थिव देह को परिवार को देने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन यहीं पे संजीदगी समझिए कि थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे तब से यहीं पर मौजूद हैं और परिवार के साथ लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि एक के बाद एक कई सारे लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे आ रहे हैं, परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं, परिवार के साथ शोक व्यक्त कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे नेता भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनमें अगर खासतौर से बात करें तो उत्तराखंड के 3 सांसद पहुंचे। इसके अलावा अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे पहुंचे। और जिस तरीके से CCS की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के आवास पर, वहां पर भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन हालातों में यह घटना घटित हुई, जिसके बाद देश को इतना बड़ा सदमा लगा, देश को इतना बड़ा जो झटका है वो महसूस हुआ। जाहिर तौर से बात है इन तमाम सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। खुद वायुसेना प्रमुख VR चौधरी वहां पे मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे हर पहलुओं पे नजर रखे हुए हैं और थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के घर पे मौजूद हैं, परिवार के सदस्यों के बीच में मौजूद हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय सेना अपने कमांडर के साथ इस दुख की घड़ी में मौजूद है, कमांडर के परिवार के साथ मौजूद है। यही कारण है कि पिछले 4 घंटों से जनरल जो है थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे वो अंदर ही मौजूद हैं और जो लोग तमाम सारे आ रहे हैं उनसे भी मेल मुलाकात कर रहे हैं और आर्मी को तमाम सारे निर्देश दे रहे हैं। चूंकि DNA टेस्ट भी होना है तो DNA टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरी की जाएगी और इसके बाद फिर जो पार्थिव देह देने का परंपरा है सेना की ओर से उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि सेना में जब कोई शहीद होता है तो जब तक सैन्य परंपरा के अनुसार उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जाती तब तक परिवार को देह नहीं सौंपा जाता है। तो वो परंपरा भी यहाँ पे निभाई जाएगी। दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव देह को और उसके बाद यहाँ पर भी तमाम सारे जो प्रधानमंत्री हैं और तमाम सारे अन्य जो गणमान्य हस्तियां हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद फिर परिवार जहाँ चाहेगा वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार से भी इस बारे में बातचीत की जा रही है कि वो अंतिम संस्कार कहाँ करना चाहता है। क्योंकि उत्तराखंड के पौड़ी में उनका जो है पौड़ी में उनका निवास स्थान रहा है, उनका पैतृक गाँव रहा है। तो क्या परिवार पौड़ी में अंतिम संस्कार करवाना चाहता है या फिर दिल्ली में, जहां भी परिवार चाहेगा वहां अंतिम संस्कार भारतीय सेना करवाने में पूरी तरीके से मदद करेगी। जी बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे कुछ और जानकारियां भी अभी आप लेनी है। आप दिल्ली में CDS बिपिन रावत के घर के बाहर से आप इस वक्त मौजूद हैं और पिछले कुछ वक्त से कितनी बार आर्मी के हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की इस दुर्घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए 3 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो कठुआ में जम्मू कश्मीर में दोनों पायलटों की मौत हुई, वहां पर भी क्रैश हुआ था। 21 सितंबर 2021 उधमपुर जम्मू कश्मीर दोनों पायलटों की मौत हुई। 27 दिसंबर 2019 भूटान सीमा के पास हादसा हुआ, दोनों पायलटों की मौत हुई। 18 नवंबर 2021 पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हादसा हुआ, लेकिन सभी सुरक्षित। अभी हालिया कुछ दिन पहले की बात है। इससे पहले भी देश कई लोगों को हेलीकॉप्टर हादसे में खो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने किस किस को खोया? 14 नवंबर 1997 NVN सोमू तत्कालीन रक्षा मंत्री। 3 मार्च 2002 GS बालयोगी तत्कालीन लोकसभा स्पीकर। 31 मार्च 2005 OP जिंदल उद्योगपति और राजनेता। 3 सितंबर 2009 YSR रेड्डी आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री। 30 अप्रैल 2011 दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री। तो ये उन तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम या तमाम नेताओं के नाम हमने आपको बताए। बिपिन रावत ने देश के लिए जो योगदान दिया है उन्हें ये देश कभी नहीं भूल सकता है। जी हां, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS 31 दिसंबर 2019 को CDS बने। 17 दिसंबर 2016 को थल सेना अध्यक्ष बने। 16 दिसंबर 1978 को सेना में अधिकारी बने।
गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बनने वाले चौथे अधिकारी, भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति में शामिल और म्यांमार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल थे। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ अभियान में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और कामयाब भूमिका निभाई, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जनरल बिपिन रावत दुश्मनों के लिए काल थे, उनके नाम से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाती थी। जी हां, दुश्मनों के काल बिपिन रावत। ऊंची चोटियों के युद्ध में महारत हासिल थी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में माहिर थे, आतंकवाद और उग्रवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटे एलओसी पर इन्फेंट्री बटालियन को कमांड किया। कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर रहे। 2008 में कांगो में यूएन शांति अभियान में भारतीय दल के चीफ रहे। सैन्य करियर में बहादुरी के लिए कई सेवा मेडल और अवार्ड जीते मिले। यूएन के साथ काम करते हुए 2 बार फोर्स कमांडर कमीशन अवार्ड भी इनको मिला। करीब 7 साल पहले ही एक हादसा हुआ था जिसमें जनरल बिपिन रावत मौत को मात देकर लौट आए थे। उस हादसे के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब मौत को मात दी थी जनरल, 3 जनवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में हादसा हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत। 2015 में लेफ्टिनेंट जनरल थे बिपिन रावत और हादसे में बिपिन रावत बाल बाल बचे थे। लेकिन आज का यह हादसा, और इस हादसे में हमने जनरल बिपिन रावत को खो दिया, जो कि देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कर्नल वीएन थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी मौजूद हैं। कर्नल साहब, इस पूरे हादसे के बाद, देखिए अभी हमने सुरक्षा पर बात की और तमाम, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब वीवीआईपी सेवा में जिस चॉपर को लगाया गया और उसकी खासियतें, उसकी खूबियां भी इतनी हैं, लेकिन इस तरह का हादसा हो जाना, हालांकि अभी जांच का विषय है, तो इस तरह की जो जांच है, मैं ऐसे ही आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना लंबा ये जांच चलती है और क्या किस तरह से ये जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं देश में और देश से बाहर चलना शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर। कट गई आवाज। जी कर्नल साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आवाज कट रही है जी। कर्नल साहब, दोबारा आपसे संपर्क करते हैं, शायद कोई तकनीकी खामी रही होगी, लेकिन तब तक हमारे साथ मौजूद है कैप्टन श्याम कुमार जी, उनसे बात करें। जी श्याम कुमार जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, जी बताइए। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक्सीडेंट जो होता है, इसकी एक पूरी अपनी मिलिट्री की एक अपनी डायनेमिक्स है, जैसा मैंने पहले कहा, और इसका एक बहुत ही इमीडिएट एक्शंस और डेलिबरेट एक्शंस और एनालिसिस और लेसन लर्न, ये एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक्सीडेंट एनालिसिस की जाती है और इनकी एक पूरी रिपोर्टिंग होती है, एक पूरा एक तरीका होता है जिसके थ्रू ये हम जनरेट करते हैं। जहाँ तक मैं बताऊँ, एक्सीडेंट होने के इमीडिएटली बाद ये एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया था और इमीडिएट एविडेंसेस जो जरूरी हैं, वो जो लोकल जो पुलिस है या इमीडिएटली जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं, उनका ये काम होता है उस एरिया के कि इमीडिएट जो एविडेंसेस है उसको इकट्ठा करें और इमीडिएटली एयर हेडक्वार्टर्स की टीम वहाँ पे साइट पे जाती है। ये अभी नहीं हो रहा, ये हर एक्सीडेंट के साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत ये किया जाता है। इस दुर्घटना के समय तो आप पूरा देश जान रहा है कि एयर चीफ खुद ही वहाँ पे हाजिर हैं और उन्होंने खुद ही इस प्रक्रिया को अपनी कमान इसके ऊपर रखी हुई है। तो ये एक इमीडिएट एक्शन, रिपोर्टिंग, क्रैश इन्वेस्टिगेशन के लिए विटनेसेस, मटेरियल एविडेंसेस इकट्ठा करना, कॉर्डनिंग ऑफ एरिया, सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक इंक्वायरी जो बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी होगी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के हिसाब से भी एक प्रॉपर प्रक्रिया है जिसके हिसाब से इंक्वायरी होती है। उस कमांडर इन चीफ के जुरिस्डिक्शन में जहां जिस एरिया में ये एक्सीडेंट हुआ, सीएनसी उस एरिया के रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए स्टेशन कमांडर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए और 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। इसकी पूरी एनालिसिस एयर हेडक्वार्टर में जो हमारा एक टीम है फ्लाइट सेफ्टी और इंस्पेक्शन का जो एयर हेडक्वार्टर के अंदर है वहाँ की जाती है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसकी अप्रूवल जैसे इसकी रिक्वायरमेंट है वैसे एयर चीफ तक और गवर्नमेंट तक जाती है और जो भी इसके लेसन लर्न हैं उसको ट्रांसपेरेंट रूप में
सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पैम्पलेट्स निकाले जाते हैं, मैगजीन्स में इसकी रिपोर्टिंग होती है। हर ब्रीफिंग रूम में हर नए पायलट को, हर मेंटेनेंस को, हर इंजीनियर को यह बताया जाता है कि अगर इसमें कोई खामी थी, अगर कोई टेक्निकल एरर था, अगर कोई ह्यूमन एरर था, तो उसकी एनालिसिस, उसकी ट्रेंड एनालिसिस, उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन परफेक्ट हो, लेसन लर्न परफेक्ट हो, और ऐसे हादसे का शिकार कोई एक दूसरा एयरक्राफ्ट ना हो। जी बिल्कुल। मैं इसके साथ आपको एक छोटी सी फोटोग्राफ भी शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास अगर 1 मिनट टाइम है। जी। जनरल विपिन के साथ गुजारे हुए लास्ट 2 सालों के कुछ क्षण। तो पिछली बार मैं नेवल एकेडमी में जब पासिंग आउट में मैं गया था, तो यहाँ पे जनरल विपिन रावत से मेरी मुलाकात हुई। आज मैं एक नमन देना चाहूँगा शोक शब्दों में कि अब वो नहीं रहे हमारे साथ। और ये फोटोग्राफ एक बहुत ही इसके साथ ही पिछले 2 सालों में फिर से मैं 2 बार उनसे मिला। जब भी मिलता था तो एक बहुत ही जोश, बहुत ही एक बहुत ही जज्बा और एक बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती थी उनसे। और एक बहुत अच्छा सैनिक होने के बाद आज मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद भारत आत्मनिर्भरता, थिएटर कमांड की इंटीग्रेशन और इन सब मॉडर्नाइजेशन के साथ कहीं और जाने की कोशिश में था, और ये हमने बहुत ही बड़ा एक मौका। बिल्कुल, देश के लिए अपूरणीय क्षति। कैप्टन साहब, कर्नल वीएन थापर साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अविनाश के पास चलूंगा दिल्ली में। अविनाश, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर है, किस तरह की गहमा गहमी, और जो बिपिन रावत हैं उनके आवास में, उनके घर पे भी कौन कौन मौजूद है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले रोहित आपको दिखानी चाहेंगे घर के बाहर की। घर के बाहर अभी भी कड़ा पहरा है, सेना पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो यहाँ पे तैनात है। जो शोक संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं तमाम सारे, उनमें आर्मी के अधिकारी मौजूद हैं, और इसके अलावा कई सारे रिश्तेदार हैं जो लगातार आ रहे हैं गाड़ियों से। हालांकि अभी जो आने का सिलसिला है वो कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी तमाम सारे लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। जो एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है ये है कि कल देर शाम तक पार्थिव देह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का दिल्ली लाया जाएगा, और यहाँ पे सैन्य परंपरा के अनुसार उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहाँ पे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई लोग पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद इसी बंगले में, जो बंगले हम आपको तस्वीर से दिखा रहे हैं जनरल बिपिन रावत का बंगला है, जब वो सीडीएस बने तब उनको ये बंगला अलॉट हुआ, और इसी बंगले में पार्थिव देह को ला के रखा जाएगा, जहाँ पे परसों उनके अंतिम दर्शन भी तमाम सारे लोग कर सकेंगे। जो रिश्तेदार हैं, जो तमाम सारे अन्य लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे आके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। और इसके बाद फिर परिवार जो डिसाइड करेगा, अगर परिवार डिसाइड करेगा कि उनका अंतिम संस्कार उत्तराखंड के उनके पैतृक गांव में होना चाहिए, तो फिर उत्तराखंड ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर परिवार चाहेगा कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए, तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था दिल्ली में की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो अब तक की जानकारी मिली है वो ये है कि कल देर शाम एयरफोर्स के विशेष विमान से पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाएगा, और यहाँ पे पालम हवाई अड्डे पे उनको सैन्य परंपरा के अनुसार अंतिम श्रद्धांजलि सेना की ओर से दी जाएगी, जिसमें कई सारे गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रह सकते हैं। और फिर उसके बाद इसी घर पे उनके पार्थिव देह को लाया जाएगा, जहां पे आम जनता को दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पे न सिर्फ परिवार के तमाम सारे लोग अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे, बल्कि जो भी उनको चाहने वाले हैं, जो भी उनको जानने वाले हैं, वो यहाँ पे आके उनको अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। फिर आगे जैसा परिवार डिसाइड करेगा उसी रीति रिवाज के अनुसार आगे अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी अभी तक ये साफ नहीं हुआ है विनाश का अंतिम संस्कार जो है वो कहां पर होगा, ये अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अविनाश जी बिल्कुल रोहित, अगर बात करें तो अभी तक ये आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है, ना तो भारतीय वायुसेना की तरफ से, ना भारतीय सेना की तरफ से, और ना ही परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है जिसमें ये कहा जाए कि अंतिम संस्कार कहां पर होगा। लेकिन जो उनका पार्थिव देह है वो कल दिल्ली लाया जाएगा, इसकी पुष्टि हो चुकी। कल देर शाम तक उनके पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ ला के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आगे फिर जो परिवार डिसाइड करेगा उसके अनुसार कार्यक्रम रहेगा। चूंकि अगर अभी बात करें तो वक्त है, हो सकता है परिवार कल तक सुबह तक डिसाइड करके ये बता दे, क्योंकि अभी उनके परिवार के कई सारे सदस्यों का दिल्ली पहुंचना बाकी है। जब परिवार के सारे सदस्य दिल्ली में एकत्रित होंगे, फिर जो परिवार निर्णय लेगा कि अंतिम संस्कार कहां पे करना है, वहीं पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि अपूरणीय क्षति है, उत्तराखंड से भी मुख्यमंत्री इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि कब पार्थिव देह दिल्ली आएगा या फिर क्या उत्तराखंड लाया जाएगा। उसके बाद वो भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अगर दिल्ली में अंतिम संस्कार होता है, यहाँ पार्थिव देह रखा जाता है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आएंगे। उनका भी प्रोटोकॉल बन रहा है, उनके भी दिल्ली आने की सूचना हो रही है कि वो भी आके दिल्ली यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। फिर
आगे उनके अभी जहां पे अंतिम संस्कार होगा वहां पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो ऐसी भी जानकारी निकल के आ रही है कि तमाम सारी जो प्रक्रिया है अभी वो हो रही है। परिवार अभी तमाम सारे अन्य सदस्यों के भी पहुंचने का इंतजार कर रहा है। जैसे परिवार के सारे सदस्य यहां पे पहुंचेंगे उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा और फिर उसी अनुसार परिवार के द्वारा ही सेना को बताया जाएगा और फिर सेना उसी अनुसार अरेंजमेंट करेगी और अपने कमांडर को अंतिम विदाई देगी पूरे परंपरा के अनुसार। जी, तमिलनाडु के कुन्नूर में जिस जगह ये हादसा हुआ वहां एक चश्मदीद ने हादसे की अनदेखी बयान की, आंखों देखी। उसने बताया कि किस तरह हेलीकॉप्टर अचानक जमीन पर आ गिरा और वो लपटों का शिकार हुआ। जिस सन्न कर देने वाले हादसे में देश ने अपने जाबाज जनरल को खोया, शोक में डुबोने वाली जिस आफत के चलते काल के काल में समा गए देवभूमि के योद्धा जनरल बिपिन रावत। आखिर तमिलनाडु से दिल्ली तक हड़कंप मचा देने वाले इस हादसे का मंजर कैसा था? हर देशवासी को झकझोर देने वाले इस हादसे की आंखों देखी मौके पर मौजूद चश्मदीद ने साझा की। सुना आप चश्मदीद के मुताबिक हादसे का शिकार बनने के बाद हेलीकॉप्टर आग की लपटों में घिर गया। बतौर चश्मदीद हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही चंद पलों के अंदर चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा। फिर वायु वीरों का हेलीकॉप्टर धू धू कर चलने लगा और देखते ही देखते पूरा हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा चश्मदीद की आंखों देखी के इस हैरान कर देने वाले बयान से लगाया जा सकता है। मतलब साफ, चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही आग की चपेट में आ गई और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। कैप्टन साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम लोगों की भाषा में, देखिए कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जैसे जब चॉपर क्रैश का शिकार होता है यानी दुर्घटनाग्रस्त होता है तो क्या कोई समय रहता है कि जो पायलट है या तमाम लोग हैं वो किसी तरह से बच निकले, या क्या स्थिति? हम बड़े साधारण शब्दों में आपसे जानना चाहते हैं। मेरा सवाल लगता है आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, देखिए अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो हेलीकॉप्टर में अगर इंजन फेल हो तो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 इंजन हैं। तो एक इंजन के साथ इसको किसी तरह अगर छोटी सी भी जगह मिल जाए, थोड़ी सी भी जगह हो तो एक रनिंग लैंडिंग के रूप में भी या एक प्रोटेक्टेड लैंडिंग के रूप में इसको उतारा जा सकता है। दूसरी बात, अगर दोनों इंजन फेल हो जाए फिर भी पायलट को एक ऑटो रोटेशन के तहत, जैसे ग्लाइडिंग कहते हैं, उस हिसाब से इसको लैंड कराया जा सकता है। तीसरी बात, अगर टेल रोटर फेल हो जाए हेलीकॉप्टर का तो टेल रोटर फेलियर एक काफी कठिन इमरजेंसी मानी जाती है हेलीकॉप्टर्स में, और इसमें लैंडिंग एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो हमारे हेलीकॉप्टर के हुए हैं उनमें टेल रोटर फेलियर एक बड़ा कारण रहा है हमारे या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में। तो जब हमारे पास थोड़ी सी लैंडिंग स्ट्रिप्स हो या कोई जगह हो तब तो हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, परंतु सुलूर से कुन्नूर तक की जो पहाड़ी है 4 से 5 हजार फीट तक की ऊंचाई तक इस एयरक्राफ्ट को जाना था।
और वो एरिया, जैसे मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूं, उस एरिया से हम भी गुजर चुके हैं। सुलूर में मैंने लैंडिंग की है, और हिल की जो फ्लाइंग होती है, टेरेन की फ्लाइंग होती है, वो काफ़ी दिक्कत वाली होती है। हालांकि हमारे पायलट्स जो वीवीआईपी पायलट्स हैं, उनको रूट चेक्स किया जाता है, उनकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है, वो एक काफ़ी ग्रेडिंग के तहत उस ग्रेड को, वीवीआईपी ग्रेड को पाते हैं और उन्हीं को उस एरिया में भेजा जाता है। फिर भी अगर कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ और उस दौरान वेदर भी बहुत अच्छा न हो और जगह न मिले, तो हेलीकॉप्टर का एक हादसे का शिकार होना काफ़ी एक कारण बनता है, जहां पर कि पायलट चाह के भी शायद लैंडिंग ना कर पाए। ट्राई करे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे लैंड करना, किसी ट्री के बीच में। हिली एरिया आप सब जानते हैं, पूरा देश समझता है कि जब हिल एरिया में, और ये वेदर जो है मानसून का वेदर है, उस एरिया में अभी बारिश भी हो रही होगी और ये रिटेटिंग मानसून का टाइम है ये, तो वेदर भी खराब हो सकता है, पैकअप भी हो सकता है वेदर, सडनली डिसोरिएंटेशन हो सकती है, पायलट को टर्न करने की जरूरत पड़ सकती है और इस दौरान कुछ भी हो सकता है। पर ये हम अभी ये बात हम कह नहीं सकते इस दौरान, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। हमारे पुराने जो इतिहास है हेलीकॉप्टर क्रैशेस का, जो मैं जाना है, मैंने समझा है, एनालिसिस किया है, जो मैंने नेवी के हेलीकॉप्टर्स टेरेन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस एरिया में भी घटनाएं हुई हैं जहां पर ये पहले भी हो चुका है। कैप्टन साहब, आपने बड़े साधारण शब्दों में जो तमाम बातें थी उनको बता, लेकिन अविनाश आपके पास शायद कोई अपडेट है, जल्दी से बताइए संक्षेप में। जी अविनाश। देखिए रोहित, अगर बात करें अभी तुरंत तत्काल तौर पे यहाँ पे नेवी प्रमुख पहुंचे, नौसेना प्रमुख पहुंचे। वो दिल्ली से बाहर थे, लेकिन दिल्ली वो आपात स्थिति में है जिस तरीके से पूरी घटना घटी है। उसके बाद अभी जस्ट वो सीडीएस बिपिन रावत के घर के अंदर पहुंचे हैं और शोक परिवार से वहां पे मिल रहे हैं। जो तमाम सारे परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो नेवी चीफ आर हरि कुमार यहाँ पे पहुंचे हैं और मुलाकात करने के लिए अभी सीडीएस के परिवार से उनके आवास के अंदर गए हैं। जी बिल्कुल अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और कैप्टन श्याम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा आज बात तो चुभी के मित्र, दीजिए इजाजत, नमस्कार।